नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड के बारे में। रेथ ऑफ गॉड का मतलब होता है ईश्वर का गुस्सा या ईश्वरीय प्रकोप। नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि कोई बड़ा भूकंप रहा होगा या कोई बड़ी सुनामी रही होगी या फिर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर रहा होगा जिसका नाम रेथ ऑफ गॉड रख दिया गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड एक मिलिट्री कोवर्ट ऑपरेशन था जो कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा ऑपरेट किया गया था। और इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि 1972 के समर ओलंपिक जो कि म्यूनिक में हुए थे, म्यूनिक ओलंपिक में हुए म्यूनिक मसाकरे में, जिसमें इजराइल के 11 एथलीट्स को पीएलओ के आतंकवादियों ने मार गिराया था, उन आतंकवादियों से बदला लेना था। और उस आतंकवादी गतिविधि में जितने भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल थे, उस हर आदमी को इंडिविजुअली ढूंढ ढूंढ के एलिमिनेट करना था। इस मकसद में मोसाद जो है सक्सेसफुल रहा और 2 दशक तक, तकरीबन 20 साल तक इन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की इसमें इन्होंने उनको मौत के घाट उतारा। तो इस तरीके की एजेंसी है मोसाद। दोस्तों, मोसाद का नाम आप सभी ने सुना होगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में ये शुमार है। जैसे हर देश की एक खुफिया एजेंसी होती है, जैसे भारत की रो है, पाकिस्तान की आईएसआई है, अमेरिका की सीआईए है, रशिया की केजीबी है, उसी तरीके से इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसीज में से एक है। इसको द किलिंग मशीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस एजेंसी के इस तरीके के रिकॉर्ड हैं और इस तरीके के इन्होंने ऑपरेशन चलाए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी इजराइल के हितों के खिलाफ इनको नजर आता है, उसको ये बड़ा बेरहमी से मारते हैं। ना लॉ एंड ऑर्डर की परवाह करते हैं और ना ही ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की परवाह करते हैं, उसको ढूंढ ढूंढ के ये मारते हैं। और इसके ऊपर मूवीज भी बनी हैं। आज का ये जो ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन जो इन्होंने चलाया, ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, म्यूनिक। ये आप मूवी देख सकते हैं। और इसके अलावा एक स्वॉर्ड ऑफ गेडियोन और है, ये मूवी भी आप देख सकते हैं। इसी ऑपरेशन के ऊपर ये बनाई गई है। तो ये ऑपरेशन क्या था, इसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या हुआ था, साल 1972 में म्यूनिक में ऑपरेशन ये हुए थे, समर ओलंपिक हुए थे। ये देखिए मोसाद का ये इनका लोगो है। तो समर ओलंपिक 1972 जो हुए थे, ये वेस्ट जर्मनी में हुए थे। उस समय आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था और उस समय जर्मनी जो है 2 भागों में बटा हुआ था। 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, उसके बाद ही जर्मनी 2 भागों में बट गया था। एक तरफ था ईस्ट जर्मनी और एक तरफ था वेस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी में एक शहर आता है म्यूनिक। म्यूनिक में साल 1972 के समर ओलंपिक हुए और इन समर ओलंपिक्स में ऑब्वियसली इजराइल ने भी पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी घुस जाते हैं। इसका जो विलेज है, जो ओलंपिक विलेज था, उसके अंदर 5 आतंकवादी बाहर से घुसते हैं और 3 आतंकवादी पहले से यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उनको हथियारों को लेकर, मतलब ये सिक्योरिटी लैप्स तो था ही, उन्होंने सीधा का सीधा जाके इजराइल के एथलीट्स के टारगेट किया और इजराइल के जो एथलीट्स थे उनको बंधक बना लिया। और उसके बाद उन सभी बंधकों की धीरे धीरे करके उनकी हत्या भी कर दी। कैसे हुई, उस पूरी ऑपरेशन की हम बात करेंगे। तो यहां से बात शुरू होती है। तो 1972 के अंदर इजरायली एथलीट्स का एक तरह से बड़ा मसाकरे हुआ। उनको 11 लोगों को एक साथ मारा गया। तो इन 11 लोगों को मौत का बदला लेने के लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थी, उनका नाम था गोल्डा मेयर। गोल्डा मेयर ने एक ऑपरेशन जारी किया, उसको ऑथोराइज किया कि हर एक उस आदमी को एलिमिनेट कर दिया जाए, मार दिया जाए, जो भी इस ऑपरेशन के अंदर, इस टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर शामिल था, उसको असैसिनेट किया जाए। मोसाद ने इस ऑपरेशन को बखूबी निभाया और आने वाले 2 दशक में तकरीबन 3 दर्जन लोगों की इन्होंने हत्या करी, उनकी जान ली। इस ऑपरेशन का नाम रेथ ऑफ गॉड के साथ साथ ऑपरेशन बेयोनेट भी है। तो ऑपरेशन बेयोनेट या ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड जो है, ये एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन था जो कि मोसाद ने करवाया था। इस ऑपरेशन के ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे कि क्या हुआ। पहले म्यूनिक मसाकरे के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इजराइल के रिटेलिएशन के बारे में बात करेंगे, फिर इस पूरे ऑपरेशन में किस तरीके से लोगों को मारा गया उसकी बात करेंगे। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और किस तरह से इजराइल की सरकार ने इसको रिएक्ट किया उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली साल 1972 में जो म्यूनिक ओलंपिक्स हुए वेस्ट जर्मनी में, इसमें क्या होता है कि 8 पैलेस्टाइन टेररिस्ट ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्लैक सितंबर नाम का एक पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन था। इसके 8 मेंबर जो हैं ओलंपिक विलेज में किसी भी तरीके से भेष बदल के घुस जाते हैं। घुसने के बाद उन्होंने तुरंत घुसते ही 2 इजरायली ओलंपिक प्लेयर्स के मेंबर्स को मार दिया। जब उन्होंने विरोध किया, उन्होंने इनको रोकने की कोशिश करी, 2 लोग तो उसमें मारे गए और बाकी जो 9 लोग थे उनको हॉस्टेज बना दिया गया।
और ये इन्होंने किया क्यों था, ब्लैक सितंबर की जो घटना थी वो हुई क्यों? क्योंकि आप सभी पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का विवाद किस तरीके का है। मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, घंटे भर का, आपको उसको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी कि इजराइल पैलेस्टाइन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुआ, उसका ओरिजिन क्या है और अब तक कहाँ हम पहुंच चुके हैं। कंटिन्यूसली ये चीजें चल रही थी। तो उस समय एक रिसेंट घटना हुई थी 1948 में, कुछ समय पहले, काफी समय हो गया था वैसे तो, जब अरब इजरायली वॉर हुआ था। उस समय क्या हुआ था, इक्रित और बिराम नाम के दो गांव थे जहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहा करती थी पैलेस्टाइन की, और वहां पे पैलेस्टाइनियन लोग रहा करते थे। उन लोगों को जबरदस्ती इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने वहां से भगा दिया था। अब इसका बदला लेने के लिए इस ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये टेररिस्ट घटना को अंजाम दिया था। इक्रित और बेरहम नाम के दोनों गांवों के नाम पे ही इस घटना का भी इन्होंने नाम रखा, और उसके बाद जाके वेस्ट जर्मनी में जो पूरा हो रहा था, क्या बोलते हैं, हमारा जो समर ओलंपिक हो रहा था, उसमें ये घुस गए। और इसमें कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि उस समय के जो जर्मन नियो नाजीज थे, देखिए एक तो नाजी थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, आप जानते हैं कि हिटलर की पार्टी जो थी नाजी पार्टी थी, और हिटलर के जो समर्थक थे उनको नाजी कहा जाता था, जिनकी एक विशेष तरीके की विचारधारा थी, जो कि यहूदियों से बहुत कट्टरता से नफरत करते थे, वो नाजी थे। तो उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद भी कुछ नाजी कम्युनिटी के लोग रह गए थे जिनको नियो नाजी कहा जाता था, जिनकी विचारधारा जो ऐसी थी जैसे कि हिटलर की थी। तो इन जर्मन नियो नाजीज ने भी जो है इन ग्रुप्स को, इस ब्लैक सितंबर ग्रुप को लॉजिस्टिक असिस्टेंस प्रोवाइड करी और इनकी मदद करी इस गांव के अंदर घुसने में और इनको हथियार प्रोवाइड करने में। उसके बाद देखते हैं कि इस तरह से कि ये कपड़े भी इस तरीके के पहन के आए ये आतंकवादी, मतलब जो स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं जिससे पता ना चले कि ये स्पोर्ट्स के मेंबर हैं या किसी टीम के मेंबर हैं या कोई बाहर के लोग हैं। तो सिक्योरिटी लैब्स था, सिक्योरिटी वालों ने इनको चेक नहीं किया और हथियार जो है इन्होंने कैसे भी छुपा के अंदर ले आए। उसके बाद ये होटल के कमरों में घुस गए, और कमरों में घुसने के बाद इन्होंने 2 लोगों की हत्या कर दी और बाकियों को इन्होंने होस्टेज बना दिया। लतीफ अल अफीफ नाम का एक व्यक्ति जो था, वो ब्लैक सितंबर का जो कमांडर था, वो इस पूरे मामले को, वो इसका कमांडर था, कमांडर इन चीफ था, और वही जो है ऑपरेट कर रहा था इस ऑपरेशन को। ये म्यूनिख मसाकरे में जो टेररिस्ट गतिविधि हो रही थी उसको ये संभाल रहा था, साथ में नेगोशिएटर भी था। इसने डिमांड करी होस्टेजेस को बनाने के बाद कि 234 पैलेस्टीनियन प्रिजनर जो हैं, जो कि इजराइल की जेलों के अंदर बंद हैं, उनको रिलीज किया जाए, साथ ही हमको यहाँ से सेफ पैसेज दिया जाए निकलने के लिए, पैलेस्टाइन जाने के लिए। हम इनको साथ में लेके जाएंगे जो भी हमारे साथ होस्टेजेस हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इजराइल का एक फंडा रहा है, इजराइल कभी भी टेररिस्ट के साथ डील नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे उनका नागरिक मारा ही क्यों ना जाए, उसके बाद उस नागरिक का ये बदला ही उनको क्यों ना लेना पड़े, इनको कोई ऑपरेशन ही क्यों ना चलाना पड़े। लेकिन ये बेसिकली इस चीज से बचते हैं कि टेररिस्ट के साथ कोई किसी तरीके की डील करे। तो डील करने से इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने इवन वेस्ट जर्मनी की उस समय की सरकार से पूछा कि हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, हमारे लोगों को, हमारे जो एथलीट्स हैं उनको हम खुद रेस्क्यू करेंगे। लेकिन इनकी परमिशन इनको नहीं मिली, क्योंकि उस समय ओलंपिक गेम्स चल रहे थे और वेस्ट जर्मनी के अंदर कोई इस तरीके की शूट आउट और कोई इस तरीके का ऑपरेशन चले, ये वेस्ट जर्मनी को सही नहीं लग रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ये जो टेररिस्ट हैं ये लेके जाते हैं इन एथलीट्स को एक जगह, और म्यूनिख के अंदर जो वेस्ट जर्मनी की पुलिस होती है वो कोशिश करती है कि हम खुद एक क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएं। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है झड़प होती है पुलिस के बीच में और इन आतंकवादियों के बीच में, जिसमें 5 आतंकवादी जो हैं, 8 में से वो तो मारे जाते हैं, लेकिन सारे के सारे होस्टेजेस भी इस शूट आउट में मारे जाते हैं। होस्टेजेस को बचाने के लिए रेस्क्यू था, लेकिन एक भी होस्टेज बचता नहीं है, सारे होस्टेजेस मारे जाते हैं। 3 जो आतंकवादी हैं उनको बच जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। इनका नाम होता है अदनान अल-गैसी, जमाल अल-गैसी और मोहम्मद सफादी। इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। लेकिन अगले ही महीने फ्लाइट 615 को, लफ्ताना सा फ्लाइट 615 को क्या है हाईजैक कर लिया जाता है, और इनको वो हाईजैकर जो हैं वो इन तीनों जो आतंकवादियों को एक्सचेंज में, होस्टेज एक्सचेंज में इनको भी छुड़वा लेते हैं। तो बेसिकली कुछ भी नहीं लगा। म्यूनिख की जो पुलिस थी, जर्मन पुलिस जो थी, वो पूरी तरह से इसमें फेल हो गई। ना तो वो सिक्योरिटी लैब्स का जवाब दे पाई, ना इनके खिलाड़ियों को बचा पाई, और जो 3 आतंकवादी उन्होंने पकड़े थे वो भी उनको छोड़ने पड़ गए। तो ये पूरी तरीके से बहुत बड़ी हार थी जर्मनी की पुलिस के लिए, जर्मनी के सिस्टम के लिए।
और यहाँ पे क्या कर रहा था, इजराइल देख रहा था कि क्या करे, क्योंकि ये घटना उनके देश में नहीं, वेस्ट जर्मनी में हुई थी। और वेस्ट जर्मनी का उस समय का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि वेस्ट जर्मनी के अंदर 3 देश एक तरह से गवर्न कर रहे थे। अमेरिका कर रहा था, या जहाँ पे यूएसए था, उसके अलावा यूके था, उसके अलावा फ्रांस था, और ईस्ट जर्मनी के अंदर आप जानते हैं कि यूएसएसआर था। तो इस तरीके का सिस्टम चल रहा था। वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी उस समय विभाजित थे, और वेस्ट जर्मनी में एक इतनी बड़ी घटना हो गई और इस घटना का अब कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो उसके बाद ये सारे के सारे लोग जो हैं इस ऑपरेशन में मारे जाते हैं। ये सारे वो विक्टिम हैं जो इस टेररिस्ट घटना में मारे गए। ये सब देखिए कौन कौन है इजराइल की। सबसे पहले ये 2 लोग तो जो हैं जिनको एंट्री के साथ ही मार दिया था, रेसलिंग कोच थे और एक वेट लिफ्टर थे। उसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो एक एक करके जो हैं उस घटनाक्रम में मारे गए। जब पुलिस ने इनको घेर लिया था, उसके साथ एक झड़प हुई थी और एक रेस्क्यू ऑफिसर भी मारा गया था, जो जर्मन पुलिस का मेंबर था, ऑफिसर था, वो भी मारा गया था। तो ये वो सारे के सारे लोग हैं जो कि म्यूनिक मैसाक्रे में मारे गए थे। अब इजराइल को करना था रिटेलिएट। इजराइल अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकता था। इजराइल अपने देश के नागरिकों को बचाना चाहता था। ऐसा नहीं है कि आज मान लीजिए उस दिन एक घटना हुई म्यूनिक में, उनके लोग मारे गए, कल कोई घटना कहीं और भी हो सकती है। तो इजराइल को एक एग्जाम्पल सेट करना था और बहुत ही हार्शली रिएक्ट करना था कि इजराइल के जो सिटीजन है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके डर ना महसूस करें। तो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर उस समय की गोल्डा मेयर, इन्होंने इंडिविजुअली हर एक उस व्यक्ति से, उनके परिवार के मेंबर से मिले, जो लोग जो हैं, जो एथलीट्स के मारे गए थे, उनकी फैमिली से मिली। और इन्होंने ऐसा कहा था, माना जाता है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हमारे एक सिटीजन की जान की कीमत जो है, जिस तरह से उनको मारा गया है, उसकी मौत का बदला लेंगे। ये बात इन्होंने कही थी और उन्होंने बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया। और ऑपरेशन में मदद किसको करनी थी? ऑब्वियसली मोसाद को करनी थी। मोसाद के डायरेक्टर उस समय थे जवी जामिर, और अल आराहरोर यारीव जो हैं वो इनके सिक्योरिटी एडवाइजर थे। तो इन्होंने मिलकर ये ऑपरेशन तैयार किया था एक आगे चल के, कि ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड जो है वो इनको कंडक्ट कराना था। सबसे पहले तो 2 ही दिन बाद, म्यूनिक मसाकरे के 2 दिन बाद, इजराइल ने क्या किया, रिटेलिएट किया और पीएलओ के 10 बेसिस के ऊपर सीरिया और लेबनान के अंदर बॉम्बिंग करी। और आप जानते हैं कि सीरिया मिडल ईस्ट का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर देश है। वो सबसे छोटा है, लेकिन उसने कई सारी लड़ाइयों में इजराइल के आसपास के देशों ने, जो अरब और इजराइल के बीच में वॉर हुए हैं, उसमें सबको धूल चटाई है। तो 10 पीएलओ बेसिस के ऊपर इन्होंने अटैक किया, बॉम्बिंग करी। लेकिन उसके बाद भी ये जो बदला है वो नहीं हुआ था, क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशन और जिन लोगों ने इस टेररिस्ट गतिविधि को अंजाम दिया था वो अभी जीवित थे। उसमें से ज़्यादातर लोग उस घटनाक्रम के, और वो अपने अपने घरों में सुकून से बैठे थे। तो प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर ने एक कमेटी तैयार करी, कमेटी एक्स इसका नाम था, जिसमें यह तय किया गया कि किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से हमें इस चीज़ का बदला लेना है। तो उन्होंने देखा कि एक चीज़ है कि सिर्फ बात ये नहीं है कि 11 लोग हमारे मारे गए हैं, बात ये है कि अब इजराइल के लोग जो हैं वो किसी दूसरे देश में जाके डरेंगे, आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा, और हमें इसका अगर हम स्ट्रांगली इसका अगर बदला नहीं लेते हैं तो ये एक गलत मैसेज जाता है। इसीलिए फ्यूचर में होने वाली ऐसी घटनाओं से बचने के लिए और एक स्ट्रांग एग्जाम्पल सेट करने के लिए और आतंकवादियों के मन में डर पैदा करने के लिए और अपने सिटीजन्स का बदला लेने के लिए इन्होंने एक प्लान किया, एक प्रॉपर तरीके से एक ऑपरेशन प्लान किया और कहा कि हर एक उस आदमी को, हर एक उस इंडिविजुअल को ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा जो भी इस म्यूनिक मसाकरे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल था। और उसकी मृत्यु सामान्य तरीके से नहीं होनी चाहिए, उसको हम बहुत ही बुरी तरीके से मारेंगे, उसका बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में उसका अंत होगा। चाहे उसको बम धमाके में मारें, चाहे उसके ऊपर शूट आउट हो, शूट डाउन 1-2 गोली नहीं, 12-12 गोलियां उनको मारते थे जब आगे करके मारा गया था इन आतंकवादियों को। तो उसके बाद पब्लिक का प्रेशर था गोल्डा मेयर के ऊपर और इनके ऊपर, ये खुद भी डिप्लोमेटिक ये प्रेशर था कि किसी भी तरीके से हमें बदला लेना है। और आप जानते हैं दोस्तों कि इजराइल के लोग एक लंबे अरसे तक सताए गए लोग थे, उनको वो किसी भी तरीके की जो है अपने आप को वीक नहीं प्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते थे, उस एरिया में वो जहाँ वो रहते हैं, जिसके उसके चारों तरफ दुश्मन रहते हैं, तो वो अपने आप को अगर कभी भी वीक प्रोजेक्ट करते हैं तो लोग उनको और कमज़ोर समझेंगे और उनके खिलाफ ऐसी गतिविधियां बढ़ेंगी। इसीलिए मोसाद का जो स्वरूप आप देखते हैं, जितना हिंसक और जितना खतरनाक देखते हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरीके का उनका अस्तित्व है, जिस तरीके का उनका इतिहास रहा है। हालांकि हम उनके हर एक गतिविधि को सपोर्ट नहीं कर सकते,
मोसाद बहुत बार मोसाद के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स का वोलेशन करता है और बहुत ही कई बार निर्दोष लोग उनके ऑपरेशंस में मारे जाते हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है इजराइल की और उसमें उनको बहुत प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है और अब वो प्रोसिक्यूशन सहन करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी होता है तो वो उसको बहुत ही ब्लंटली और बहुत ही ब्रूटली पनिश करते हैं। तो यही चीज इन्होंने करी। तो उसके बाद जो है देख लिया कि वो 3 लोग जो हैं वो उनको भी छोड़ दिया गया है। उनकी एक हवाई जहाज को जब जर्मनी की एक हवाई जहाज को जब वो कर दिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था, तो जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन 3 आतंकवादियों को भी छोड़ा गया। तो अब दिख गया था यहाँ पे इजराइल को भी किसी भी तरीके से हमें ही बदला लेना है। तो यहाँ पे टारगेट चूज किए गए, तकरीबन 35 टारगेट चूज किए गए थे। शुरुआत में 20 से शुरू हुआ थी ये गिनती और 35 तक पहुंची गई थी। और उसमें ये था कि किसी भी तरीके से जो जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उनको सभी को हमें मारना है। और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुए। ऑपरेशन से पहले दोस्तों क्या कमाल की बात है कि आप किसी को मारने वाले हैं और उससे मारने से पहले उसके परिवार को एक संदेश भेजें, फूल का गुलदस्ता भेजें और गुलदस्ते के साथ क्या लिखा हो। मोसाद ने क्या लिखा था, जिस आदमी को वो टारगेट कर रहे थे और जिस आदमी को वो मारने वाले थे उसके घर पे एक गुलदस्ता भेजा, साथ ही एक मैसेज भेजा और कहा, ए रिमाइंडर वी डू नॉट फॉरगेट और फॉरगिव। एक रिमाइंडर है आपके लिए, याद रखिएगा हम ना तो कुछ भूलते हैं और ना कभी माफ करते हैं। और उसके बाद उस आदमी को मारा गया। तो ये कितना खौफ दे के मारा गया होगा, किस बुरी तरीके से मारा गया। और लोग छिप गए थे, जितने भी लोग थे इस टेररिस्ट गतिविधि में शामिल जो लोग थे उन सभी को पता था कि मोसाद अब हाथ धो के हमारे पीछे पड़ने वाला है। तो वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाके छिप भी गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मोसाद ने इनको ढूंढा और इनको मारा। सबसे पहला जो ऑपरेशन था वो हुआ अक्टूबर 16, 1972 को, जस्ट 1 महीने बाद ही हो गया। पैलेस्टाइन के एक मेंबर थे, पैलेस्टीनियन PLO के, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, जिसका नाम था वेल जेविटर। इसको रोम के अंदर मारा गया। रोम के अंदर ये शामिल था, रोम के अंदर था ये व्यक्ति और ये भी काफी पॉपुलर फिगर था PLO का। इसको गोली मारी गई और 1-2 नहीं बल्कि 12 गोली मारी गई। ये डिनर से रात को लौट रहा था, 12 गोलियां मार के इसको मारा गया। ये था वॉल ज्वेल्टर। उसके बाद अगला ऑपरेशन जो हुआ वो महमूद हमसारी के खिलाफ हुआ, जो कि PLO का रिप्रेजेंटेटिव था फ्रांस के अंदर। और इसको बड़ा मतलब इसके खिलाफ जो जिसको इस तरह से इसको मारा गया वो बड़ा प्लानिंग के साथ मारा गया। किस तरह से मारा गया कि एक एजेंट था मोसाद का, वो एक इटालियन जर्नलिस्ट बन के गया। जर्नलिस्ट बन के इससे बात करी उसने और बात करने के दौरान ही इसकी टेबल के नीचे, जहां पर इसका टेलीफोन डेस्क था, उसके नीचे एक बॉम्ब प्लांट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। और 8 दिसंबर 1972 के दिन हमसारी के अपार्टमेंट में रात को उसी जर्नलिस्ट ने कॉल किया। कॉल करने के बाद पूछा कि क्या हमसारी ही बोल रहा है, तो हमसारी ने कहा कि हाँ मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जो बॉम्ब वहाँ पे इम्प्लांट किया गया था उसको डिटोनेट किया गया सिग्नल के द्वारा। और वो जब बॉम्ब धमाका हुआ, उस बॉम्ब धमाके में यहाँ पे हमसारी उस समय तो बच गया, एक बार के लिए तो बच गया था, मतलब बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, जख्मी हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी जान चली गई। तो उसने पूरी घटनाक्रम को भी बताया कि किस तरह से मुझको टारगेट किया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1973 को हसन अल बासीर नाम का एक और व्यक्ति, जो कि एक जॉर्डेनियन था, फतह का रिप्रेजेंटेटिव था साइप्रस में, इसको भी ओलंपिक होटल की रात को ओलंपिक होटल रूम के अंदर एक बॉम्ब प्लांट करके इसके बेड के नीचे इसको डिटोनेट, इसका बॉम्ब से उड़ाया गया इसको, और पूरा रूम और इसकी यहाँ पे इसको उड़ा दिया गया, मारा गया ये। तो इस तरह से कई लोगों को मारा गया। बासिल उल खुबैसी नाम का एक और लॉ प्रोफेसर था, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत में, बेरूत लेबनान में है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे 6 अप्रैल 1973 को इसको भी टारगेट किया गया, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति था। और इसको भी 12 बार गोलियां इसके ऊपर दागी की गई। और पुलिस ने बताया कि गोलियां इतनी सही तरीके से अप्रोच करी गई थी कि सारी की सारी गोलियां जो वो इसके हार्ट और इसके चेस्ट में लगे, तो मतलब इसके बचने की कोई संभावना न रहे। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया। धीरे धीरे करके इन्होंने एक एक करके सबको मारना शुरू किया। उसके बाद 3 टारगेट ऐसे थे। देखिए म्यूनिक मूवी आप देखेंगे उसमें आपको सारी चीजें एक ऑर्डर में दिखेंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी सब चीजें बता रहा हूँ कि 3 टारगेट ऐसे थे मोसाद के लिस्ट में, जो कि बहुत हैवीली गार्डेड हाउसेस में रहते थे लेबनान के अंदर। तो उनको भी मारना था। कोई भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए मोसाद तैयार था। तो उसके बाद नेवी ने इनको भेस बदला के लेबनान के अंदर उतारा। लेबनान के अंदर उतारने के बाद ये वहां पे गए और वहां पे एक और सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। इसी रेथ ऑफ गॉड के अंदर ही एक सब ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। स्प्रिंग ऑफ यूथ के अंदर
ये जो कमांडोज थे और जो मोसाद के जो एजेंट्स थे उन्होंने सिविलियंस के कपड़े पहने, कुछ ने तो औरतों के कपड़े पहने, और उसके बाद मोसाद, यूसुफ नजर, कमल अदवान और कमल नासिर, ये जो 3 ऑपरेटिव थे इस ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन के, पीएलओ के, इनको टारगेट किया गया और एक बॉम्ब धमाके में इन सभी लोगों की जान ले ली। इसमें सिर्फ ये और 3 ऑपरेटिव ही नहीं मारे गए, 2 लेबनान की पुलिस के ऑफिसर भी मारे गए, एक इटालियन सिटीजन भी मारा गया, और इसके अलावा ये जो नजर की जो वाइफ थी वो भी मारी गई। तो कई निर्दोष लोग भी इस घटनाक्रम के और इस ऑपरेशन के शिकार हुए हैं, जिनको वो कहते हैं ना कि साथ में रहने का एक तरह से दंड मिला, ऐसे लोगों के साथ रहने का, और किसी भी तरीके से वो बेचारे बिना फालतू में ही मारे गए। फिर मोसाद ने आगे चल के मोहम्मद बोडिया नाम का एक व्यक्ति था, जो कि अल्जीरियन बोर्न डायरेक्टर था ब्लैक सितंबर का, ऑपरेशंस का इनका, वो फ्रांस के अंदर रहता था। इसको मारने के लिए प्लान बनाया। तो जून 1973 में बोडिया को मारा गया पेरिस के अंदर, और इसको प्रेशर एक्टिवेटेड बॉम्ब से यहाँ पे मारा गया। उसके बाद 1972 से 90 के बीच में कई ऐसे और लोगों को मारा गया। सबकी बात नहीं करेंगे, एक आदमी की और बात कर लेते हैं। इसका नाम है रेड प्रिंस। रेड प्रिंस इसका निकनेम था, और एक्चुअल में ये व्यक्ति जो था इसका नाम था अली हसन सलामे। ये था, ये बहुत पॉपुलर आदमी था उस समय, और ये कई इसने बड़े बड़े जो हैं बड़े बड़े संगठनों के साथ इसके उठबैठ थी, CIA के साथ और KGB के बीच में भी क्रॉस इसके ऐसे होते थे, कई ऐसे रिलेशंस इसके पाए जाते थे। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके साथ, कोई इसको बचा रहा था, कोई इसके खिलाफ था। तो अली हसन सलामे जो है, जिसको रेड प्रिंस कहा जाता है, ये फोर्स 17 और ब्लैक सितंबर में हेड था, ये ऑपरेटिव माना जाता है, और ये मास्टरमाइंड माना जाता है म्यूनिक मसाकरे का। इसको टारगेट करने के लिए इन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो एक बार क्या हुआ कि नॉर्वे के अंदर लिलाहामर नाम की जगह है, वहां पे किसी इन्फॉर्मर ने इनको कहा कि रेड प्रिंस इनको यहाँ पे दिखा है। वो व्यक्ति रेड प्रिंस की जैसा थोड़ा दिखता था, लेकिन उसका नाम था अहमद बोचुकी, और ये व्यक्ति जो है ये मोरक्को का एक वेटर था, और ये म्यूनिक मसाकरे से इसका कोई लेना नहीं था, लेकिन फिर भी मोसाद के एजेंट्स ने इसको शूट कर दिया, इसको गोली मार दी और ये मारा गया। और ये गलती हो गई। गलती होने की सजा ये मिली कि रेड प्रिंस तो सचेत हो गया, रेड प्रिंस तो बच गया, और ये मोसाद के 6 एजेंट जो थे, जिसमें 2 महिलाएं भी थी, उनको लोकल पुलिस ने यहाँ पे नॉर्वे में गिरफ्तार किया, उनको जेल में डाला गया। जो इनका ऑपरेशन का हेड था माइकल हेरारी, वो भाग गया इजराइल के अंदर। लेकिन कुछ महीनों के बाद 1975 में 2 साल के बाद तकरीबन इनको छोड़ दिया गया, इजराइल ने इनको अपने देश बुला लिया। लेकिन उसके बाद भी ये जो सलामे था, ये रेड प्रिंस जो था, ये अभी भी जीवित था, और इसको फाइनली ट्रैक किया गया जनवरी 1979 में 3:35 के दोपहर में। सलामे और उसके 4 बॉडीगार्ड जो हैं वो शेवरोलेट स्टेशन की तरफ जा रहे थे अपने फॉक्सवैगन के अंदर, और उसके फॉक्सवैगन के अंदर एक बॉम्ब रखा हुआ था यहाँ पे ऑलरेडी मोसाद ने, और वो बॉम्ब जब डिटोनेट किया गया तो ये मुश्किल से ये व्यक्ति जो इतने अटेम्प्ट तक मारा नहीं गया था, इसको भी फाइनली रेड प्रिंस को भी मोसाद ने असैसिनेट कर दिया। लेकिन इस असैसिनेशन के दौरान 4 इनोसेंट लोग भी मारे गए, जो इसके साथ वो इसके सिर्फ बॉडीगार्ड थे और इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, और जो भी उनका काम था, लेकिन उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। 4 और इनोसेंट में एक ब्रिटिश स्टूडेंट भी था, एक जर्मन नन भी थी, और 18 और लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हो गए। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया। किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार था मोसाद इनको मारने के लिए, और उनको अपना बदला चाहिए था, बदला लिया। कई जो हैं निर्दोष लोगों का भी इसमें नुकसान हुआ, उनकी जान भी गई, कईयों को नुकसान हुआ अलग अलग स्तर पे। तो इस तरीके से ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड इन्होंने कंडक्ट करवाया। इस ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध किया, और उसने भी कई ऐसे ऑपरेशंस किए कि वो मोसाद से बदला ले सके, ज़्यादा बदला नहीं ले पाया। कई बार होस्टेजेस बनाए गए इजराइल के खिलाफ अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए, लेकिन इजराइल का यहाँ पे मकसद किसी को गिरफ्तार करना था ही नहीं, मारना था। ब्लैक सितंबर में इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार गोल्डा मेयर की हत्या का भी प्लान बनाया था। जब गोल्डा मेयर रोम के अंदर जा रही थी, रोम के पादरियों से मिलने के लिए वहां जा रही थी, तो उन्होंने सोचा था कि वो किसी भी तरीके से टारगेट करेंगे गोल्डा मेयर को, और एक तरह से मिसाइल अटैक करके इसको मारेंगे। लेकिन ये ऑपरेशन भी जो है ब्लैक सितंबर का फेल हो गया, क्योंकि इसको भी मोसाद जो है वो पहले से भांप गया था, और उन लोगों को इन्होंने टारगेट करके पहले ही मार दिया। तो ब्लैक सितंबर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से इस ऑपरेशन के दौरान वीक कर दिया। और इसीलिए दोस्तों मोसाद जो है उसका पूरी दुनिया में
दबदबा बन गया, नाम हो गया कि एक छोटे से देश इजराइल का एक सीक्रेट ग्रुप जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो कितना खतरनाक है और किस तरीके से अपने देश के नागरिकों का बदला लेने के लिए वो घर में घुस के लोगों को मारता है। तो ये जो चीज़ है इजराइल की, ये उसको बहुत खतरनाक बनाती है और मोसाद का नाम इसीलिए पूरी दुनिया में एक खतरनाक एजेंसी के तौर पे जाना जाता है, द किलिंग मशीन इसको कहा जाता है। इसके बारे में हम और भी इसके जो सीक्रेट ऑपरेशंस हैं उसकी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ऑपरेशंस दुनिया भर में जितने भी खतरनाक ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन हुए हों, चाहे वो सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन हुए हों, या फिर किसी भी तरीके के साइंटिफिक ऑपरेशंस हुए हैं, उन सभी ऑपरेशंस के लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं, उसमें हम बात करेंगे इन वीडियो आने वाले वीडियोस में। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको ऑफिशियली इन सभी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी, इनसे रिलेटेड वीडियो कंटेंट मिलेंगे। साथ ही आपको अगर आप प्रीमियम कोर्सेज का एक्सेस चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में मिलेगा, जहाँ पे आप इन वीडियोस की वीडियो फाइल देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड पीडीएफ देख सकते हैं। उनके अलावा आप अपना टेस्ट देके अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।